Hey everyone, this is the third video of the ethics series, and in this video we will be covering the topic human values and socialization. फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने क्या एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक कवर किया था। अब इस थर्ड वीडियो में हम ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ ह्यूमन वैल्यूज एंड देन वी विल डू दी सोशलाइजेशन। अब देखो फटाफट देख लेते हैं कि इस वाले में हम पढ़ना क्या है। तो वैल्यूज में हम पढ़ेंगे, वैल्यूज के बेसिक्स हो गए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैल्यूज, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज, ये सब चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। देन वी विल स्टार्ट अवर सेकंड टॉपिक सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाट आर द सोशलाइजिंग एजेंट्स। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ह्यूमन वैल्यूज के जो बेसिक्स हैं वो जो क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। इसके लिए हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज़ के जो बेसिक्स हैं हम वो व्हाइट बोर्ड से क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो वैल्यू के बेसिक का डिस्कशन हमने किया था जब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब फर्स्ट वाला जो वीडियो था हमारा एथिक्स सीरीज का। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वैल्यूज क्या होती है। देखो पहले देखो बिलीव्स क्या होते हैं। बिलीव्स दे आर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और जब ये बिलीव्स जो लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स होते हैं, जो बहुत पुराने बिलीव्स होते हैं, वो जो लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स होते हैं, दीज बिलीव्स आर नोन एज वैल्यूज। तो एक अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो होती है वैल्यूज की कि द लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स आर नोन एज वैल्यूज। लॉन्ग लास्टिंग बिलीव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड रॉन्ग, दे आर नोन एज वैल्यूज। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। देखो वैल्यू क्या होती है। वैल्यू जैसे हो गई तुम्हारी ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, ऑनेस्टी हो गई, तुम्हारी रिस्पेक्ट हो गई, करेज हो गई, काइंडनेस हो गई, दीज आर वैल्यूज। ठीक है, अब देखो वैल्यू का काम क्या होता है। दे हेल्प इंडिविजुअल। अब देखो वैल्यूज दोनों के लिए हो सकती हैं, इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती हैं, ग्रुप के लिए भी हो सकती हैं, होती ही हैं। वो क्या सकती हैं, होती ही हैं, ग्रुप के लिए भी होती हैं, इंडिविजुअल के लिए भी होती हैं। अब दे हेल्प इंडिविजुअल एंड द ग्रुप डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ वैल्यूज। दे हेल्प यू द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, and as well as they also determine how to interact with each other, as well as how to look at the world at large। ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज दे आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वैल्यूज के कुछ एग्जांपल जैसे देखे जाए तो ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस हो गया, करेज हो गया, फेयरनेस हो गया। अब जो वैल्यूज होती हैं दे हेल्प इंडिविजुअल एज वेल एज द ग्रुप to determine what is right or wrong, good or bad, as well as it shapes how they interact with the world and the others as well। ठीक है, क्लियर है। अब देखो वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज पर्सनल भी हो सकती हैं, होती हैं वैल्यूज पर्सनल भी होती हैं, और वैल्यूज कल्चरल भी होती हैं। कल्चरल या फिर इसको कह सकते हैं हम सोसाइटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटल के वैल्यूज भी कह सकते हैं। अब देखो पर्सनल वैल्यूज क्या होती है। पर्सनल वैल्यूज दे आर इंडिविजुअल बिलीव्स, इंडिविजुअल्स बिलीव विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और कल्चरल सोसाइटल वैल्यूज दे आर दोज बिलीव विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और विच आर एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो ये तो हो गया हमारा वैल्यू का बेसिक होगा कि वैल्यू क्या होती हैं, वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, वैल्यू किसके लिए होती हैं, वैल्यू कौन कौन से टाइप से हो सकती हैं, ये सब हो गए। अब हम इसका थोड़ी डीप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम, कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो है कि इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन तो मैं पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते। अब देखो क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू देखी जाए तो टर्मिनल वैल्यूज दे आर दी कोर वैल्यूज। ठीक है, टर्मिनल वैल्यूज दे आर द कोर वैल्यूज। इसको कह लो कोर वैल्यूज होती हैं, या फिर इसी को कह लो कि ये परमानेंट वैल्यूज होती हैं। दे आर परमानेंट वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट, और ये किस चीज के लिए होती है। दीज आर कोर एंड परमानेंट वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अवर लाइफ ऑब्जेक्टिव। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हैप्पीनेस हो गई, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, एंड दीज आर डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है, और यही हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स भी बन जाती हैं, यही सब चीजें। अब जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है, इंस्ट्रूमेंटल दे आर द मीन्स टू अचीव टर्मिनल वैल्यूज। समझ रहे हो,
टर्मिनल वैल्यूज जो होती हैं दे आर अवर कोर परमानेंट वैल्यूज विच डिफाइन अवर लाइफ ऑब्जेक्टिव, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं चेंज करने के लिए, और ये जो होती हैं दे बिकम्स अवर कैरेक्टर ट्रेट। और जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है दे आर यूज टू अचीव दोज टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है, दे आर जस्ट मीन्स टू अचीव दोज टर्मिनल वैल्यूज। अब इसके एग्जाम्पल अगर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के देखे जाए तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे करेज हो गया हमारा, ठीक है, हमारा करेज हो गया, हार्ड वर्क हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल आएंगे किसमें, ये सब एग्जाम्पल आएंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में। तो टर्मिनल वैल्यूज कोर एंड परमानेंट वैल्यूज हो गई, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड टू चेंज होती हैं, एंड दे फॉर्म अवर कैरेक्टर ट्रेट्स। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज दे आर द मीन्स टू अचीव दीज टर्मिनल वैल्यूज। इसी तरह इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज में होता है कि जो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं दे आर द मीन्स टू अचीव दी इंट्रिंसिक वैल्यूज। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जिसमें खुद कुछ वैल्यू है, ठीक है, दैट दे हैव अ दे आर वैल्यूएबल इन देमसेल्फ, दीज वैल्यूज दे आर वैल्यूएबल इन देमसेल्फ। अब इसके अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो इसके एग्जांपल्स में हमारा आ जाएगा, जैसे करेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, टेम्परेंस हो गया, हमारी हैप्पीनेस हो गई, ये सब चीजें जो आ जाएंगी ये सब आ जाएंगी इंट्रिंसिक वैल्यू में, जिसकी कुछ कुछ खुद कुछ वैल्यू है। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं विच आर मीन्स टू अचीव दीज इंट्रिंसिक वैल्यूज। अब देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल एक हम अच्छे से देखते हैं। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू में, जैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू में देख लेते एक इंटेग्रिटी, जो इंटेग्रिटी है इट इज अवर इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो हमारी एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू है उसमें देख लेते हैं हम ऑनेस्टी। अब देखो ऑनेस्टी खुद में भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, पर जब हम ऑनेस्टी का यूज करते हैं इंटेग्रिटी को अचीव करने में देन इट वर्क एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू एंड इंटेग्रिटी इज अवर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर ये वैल्यू है तो ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही होगी, अगर कोई और वैल्यू है तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। दे कैन बी चेंज, क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे, जैसे इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज जो कि इंस्टीट्यूशंस बताते हैं हमें, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन प्रोपेगेट करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज होंगे, और इंडिविजुअल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर सिग्निफिकेंट टू द पर्सन हु होल्ड देम। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे, जैसे लिबर्टी हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, मैरिज हो गया, लॉयल्टी हो गया, यार इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज में देखी जाए तो इंडिविजुअल वैल्यूज में हमारी बाकी सब आ जाएंगी, जैसे कि हमारी हो जाएगी सेल्फ स्टीम हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गई सेल्फ स्टीम है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया हमारा सेल्फ स्टीम। ठीक है, दीज आर इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल वैल्यूज। और इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं हम, जैसे पीपीटी में एक और तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा कि पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज। अब पर्सनल वैल्यू जो पर्सन के लिए, जो इंडिविजुअल वेलबींग के लिए जरूरी होती है, सोशल वैल्यू जो विच इज फॉर द वेलबींग ऑफ द अदर एंड द सोसाइटी, तो हमारी हो जाएगी इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को याद रखनी है, वो है डिफरेंस बिटवीन मोरल, इमोरल एंड एमोरल। अब देखो मोरल क्या होता है, मोरल दे आर दोज वैल्यूज विच प्रमोट राइट एक्शन, ठीक है, दे प्रमोट राइट एक्शन। इनमोरल क्या हो गए, विच डू नॉट प्रमोट, विच प्रमोट रॉन्ग एक्शन, ठीक है, दे प्रमोट राइट एक्शन, दे प्रमोट रॉन्ग एक्शन। और जो इमोरल वैल्यूज होती हैं दे हैव नो कनेक्शन टू मोरालिटी, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, दे हैव नो कनेक्शन टू मोरालिटी। तो मोरल हो गई विच प्रमोट राइट एक्शन, इमोरल हो गई, इमोरल हो गई जो विच प्रमोट रॉन्ग एक्शन, एंड इमोरल हो गई विच डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द मोरालिटी। ठीक है, सो दीज आर अवर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इन सब चीजों के रनिंग नोट्स लेते जाना, और पीपीटी में भी ये सब चीजें मिल जाएंगी। पीपीटी में क्या मिलेंगे, पीपीटी में पॉइंटर्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशन हो गई, एग्जाम्पल्स हो गई, ये सब चीजें तुम्हें इसी से, जब ये जो पढ़ा रहे हैं इसी से नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि एथिक्स इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, योर द एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट अबाउट दीज पॉइंटर नोट्स ऑन, इट इज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तुम किस तरह से उसको समझ पा रहे हो। तो ये सब हो गया हमारे, देखो हमने वैल्यू की बेसिक देख ली, दूसरी चीज हमने क्या देख ली, उसका क्लासिफिकेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ वैल्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैल्यूज। अब देखो फीचर्स नोट करते हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फर्स्ट फर्स्ट हमारा हो गया कि जो वैल्यूज होती हैं दे आर कोर वैल्यूज। ठीक, वैल्यूज मतलब होती हैं दे आर सेंट्रल टू पर्सन्स नेचर, ठीक है, दे फॉर्म द कैरेक्टर ट्रेट एंड दे आर सेंट्रल टू पर्सन्स नेचर। ठीक है, दे ऑल्सो परसीव हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट एंड परसीव द वर्ल्ड। ठीक है, दिस देयरफॉर दे आर कोर एंड सेंट्रल टू पर्सन्स कैरेक्टर।
नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट जो फीचर्स होता है, नेक्स्ट फीचर वो होता है कि स्टेबल, की जो हमारी वैल्यूज होती हैं दे आर स्टेबल। ठीक है, दे आर स्टेबल एज वेल एज एंड्योरिंग। अब इसका मतलब ये है कि दे आर रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, एंड दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। तो ये परमानेंट होती है एंड दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। थर्ड, थर्ड हम इसमें ऐड कर लेंगे। थर्ड फीचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अब देखो वैल्यूज क्या होती है, पर्सन के हिसाब से होती है, देयरफॉर दे आर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। फोर्थ फीचर इसका हो जाएगा कि दे इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर, वैल्यूज आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर्स। ठीक है, दे इन्फ्लुएंस अवर एटीट्यूड, दे इन्फ्लुएंस अवर एक्शंस, दे गाइड अवर डिसीजन। फिफ्थ हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ फीचर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। की जो हमारी वैल्यूज होती हैं दे आर अरेंज इन हायरार्की, दे आर अरेंज हायरार्किली। मतलब कुछ वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको कम प्रायोरिटी मिलती है। अगर मानो इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू वैल्यू, द वैल्यू विच हैव हाई प्रायोरिटी विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, देयरफॉर दे हैव द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ऐसा कि दे ट्रांसेंड कल्चर्स। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक कल्चर में वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दूसरे कल्चर में ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होगी। दे ट्रांसेंड स्पेसिफिक सिचुएशंस। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे, दे ट्रांसेंड स्पेसिफिक सिचुएशन। अब जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि दे हैव इमोशनल अटैचमेंट। कि जो इमोशनल अटैचमेंट होती है, दीज वैल्यूज हैव, दे आर इमोशनली अटैच्ड। ठीक है, तो इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें तो उसमें ये सब चीजें उसमें पीपीटी में मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसमें जो होगी, दे आर लर्न। ठीक है, कोई भी ऐसे बचपन से सीख नहीं आता कि क्या क्या वैल्यूज होती थी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंडिविजुअल लर्न व्हाट आर द वैल्यूज आर, व्हाट वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर इंडिविजुअल वैल्यू, व्हाट आर द सोशल वैल्यूज। ये सब हम क्या करते हैं, सीखते हैं, दे आर लर्न। नाइन्थ फीचर हम जो इसमें ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं कि दे आर जनरली पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर वैल्यूज होती हैं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ऐसी कोई नेगेटिव चीज को कोई वैल्यू नहीं कंसीडर करता। जो वैल्यूज होती हैं दे आर जनरली पॉजिटिव। ठीक है, तो फीचर्स कौन कौन से हो गए, दे आर कोर एंड सेंट्रल टू पर्सन कैरेक्टर, दे आर स्टेबल फॉर, दे आर रिलेटिवली परमानेंट एंड दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। सब्जेक्टिव होती हैं क्योंकि पर्सन के बारे में बात करें, therefore they are subjective, they influence our behavior, they have hierarchical structure, जो कि हायर प्रायोरिटी वैल्यूज होती हैं वो प्रेफर की जाती हैं इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, दे ट्रांसेंड स्पेसिफिक सिचुएशन, दे हैव इमोशनल अटैचमेंट एंड दे आल्सो इन्फ्लुएंस अवर मोटिवेशन, दे आल्सो मोटिवेट्स अस, दे आर लर्नड। ठीक है, कोई भी बचपन से सीख नहीं आता, वो से सबको सीखना पड़ता है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो अभी हम पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन। उसी प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, एंड दे आर जनरली पॉजिटिव। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ वैल्यूज। अब देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, वैल्यू के बेसिक पढ़ लिए, हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वो है सोर्सेस ऑफ द वैल्यूज। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वैल्यूज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। ये दो चीज हम पढ़ेंगे, ये चीज हम पीपीटी से कवर करेंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप कि तुम्हारे अब वैल्यूज के बेसिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यू के बेसिक, फीचर्स ऑफ द वैल्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सोर्सेस ऑफ वैल्यू। अब देखो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ योर वैल्यू। अब इसमें देखो हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है फैमिली, सोसाइटी, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, कल्चर एंड रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, पीयर्स एंड फ्रेंड्स हो गया, एंड एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। दीज आर द सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ योर वैल्यूज। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब इसको हम एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को डिटेल में थोड़ी पढ़ेंगे अभी। अब देखो फैमिली हो गई, तो फैमिली को देखो, फैमिली के बारे में एक चीज जान लो कि फैमिली इज कंसिडर दी प्राइमरी। ठीक है, इट इज द मोस्ट प्राइमरी एज वेल एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ योर वैल्यूज। क्योंकि ये जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या फिर अदर फैमिली मेंबर्स हो गए, दे टीच अस, जो दे टीच अस दी वैल्यूज। ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है वो इन वैल्यूज को सीखता है थ्रू द टीचिंग्स, बिहेवियर्स, या फिर अपब्रिंगिंग, जो हमारे पेरेंट्स जो हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हाउ वो हमें किस टाइप से पाल रहे हैं, वो किस टाइप का बिहेवियर हमें सिखा रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ हमें सिखा रहे हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेज थ्रू विच द पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स दे टीच अस द
ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, देयरफॉर द फैमिली इज कंसिडर्ड द प्राइमरी एज वेल एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ वैल्यूज। अब देखो, जो वैल्यूज हमें पेरेंट्स से, जो भी हमें वैल्यूज हैं फैमिली से मिलती हैं, दे आर मोस्टली क्या होती हैं, जो हमें फैमिली से मिलती है मोस्टली क्या होती है, मोस्टली दे आर कल्चरल। ठीक है, मोस्टली जो मिलती है वो कल्चरल मिलती है, कल्चरल वैल्यूज एज वेल एज रिलीजियस वैल्यूज। ये दो वैल्यूज हैं जो हमें मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो मिलती हैं, दे आर मोस्ट ऑफन जो हमें फैमिली से मिलती है वो मिलती हैं कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। अब देखो, फैमिली वाला टॉपिक थोड़ी हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सोशलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली होती है इट इज़ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, क्योंकि फैमिली वन इज वन ऑफ द सोशलाइजिंग एजेंट। देखो, फैमिली होती है हमारी सोशलाइजिंग एजेंट और पीयर एंड फ्रेंड्स होते हैं, ये सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं। एजुकेशन भी होती है, तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम सोशलाइजेशन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो फैमिली हो गया हमारा। अब देखो, सोसाइटी के बारे में देखते हैं। तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में देखो क्या क्या आएगा, सोसाइटी में सब आ जाती है, हमारी कम्युनिटी हो गई, हमारे स्कूल्स हो गए, और बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वैल्यूज़ को शेप करने में। ठीक है, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग अवर वैल्यूज़। अब सोशल नॉर्म्स हो गए, देखो जो सोसाइटी में नॉर्म्स चलते हैं, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है या फिर जो सोसाइटी कलेक्टिवली बिलीव करती है। ठीक है, जैसे मानो कोई सोसाइटी है, वो कुछ उनका पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव बिलीफ है। ठीक है, या फिर वो कुछ एक्सपेक्ट करती है अपने सोसाइटी के मेंबर से, कुछ एक्सपेक्ट करती है। दीज थिंग्स, दीज बिलीव्स, दे रीइंफोर्सेस व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अब जो चीज़ एक्सेप्टेबल जो मानी जाएगी, जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाता है, वो बिहेवियर क्या होता है, वो बिहेवियर ह्यूमन वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वही चीज़ अच्छी मानी जाती है, वही चीज़ इथिक्स बन जाती है, वही चीज़ इथिकल बिहेवियर बन जाता है, वही चीज़ क्या हो जाती है, दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स विच इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन वैल्यूज एंड विच बिकम द सोर्स ऑफ योर वैल्यूज। ठीक है, तो सोसाइटी का क्या होगा कि सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं या फिर कलेक्टिव बिलीव्स होते हैं, दे रीइंफोर्सेस व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। सो दिस इज व्हाट द सोसाइटी, दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस देखो। अब देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस में जो जो चीज़ें हो देखते हैं हम, या तो हम वो सीखते हैं या फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, या तो हमारे साथ वो चीज़ डायरेक्टली हो रही है या फिर हम किसी को वो चीज़ करते हुए देखते हैं, तो उस चीज़ का क्या होता है, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं। अब देखो, वैल्यूज़ का अगर देखा जाए तो वैल्यूज़ के बारे में क्या पढ़ा था कि वैल्यूज़ दो टाइप की होती हैं। वैल्यूज़ में एक होती है कोर वैल्यूज़ और दूसरी हमारी क्या होती है, दूसरी हमारी होती है पेरिफेरल वैल्यूज़। अब ये कोर वैल्यूज जो होती हैं, कोर वैल्यूज ये बहुत ही मुश्किल से चेंज होती हैं। पेरिफेरल वैल्यूज जो हमारी होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब अगर जैसे मानो तुमने कुछ ऑब्जर्व किया जो कि तुम्हारी जो वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट है, ठीक है, पर तुम्हें वो चीज़ अच्छी लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो चीज़ सही है, देन योर पेरिफेरल वैल्यूज मे चेंज। ठीक है, बट जो कोर वैल्यूज होती है वो इतनी इजीली चेंज नहीं होती। बट ये होल पॉइंट इज दैट कि जो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इट ऑल्सो अफेक्ट योर वैल्यूज। ठीक है, अब चाहे वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस हो या फिर तुम्हारा ऑब्जर्व्ड लाइफ एक्सपीरियंस हो, दे शेप योर वैल्यूज इन प्रोफाउंड एज वेल एज इन लास्टिंग। ठीक है, एज वेल एज इन लास्टिंग। अब जैसे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो जस्टिस हो गया, फेयरनेस हो गया, या फिर कहीं पे अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस हो रही है, किसी के साथ बुरा ही हो रही है, या फिर कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है, कोई altruistic behavior शो कर रहा है, तो these are the some of the things which will influence your values. ठीक है, therefore one of the source of value become your personal experience. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कल्चर एंड रिलीजन के बारे में। अब देखो, सीधी सीधी बात है, जो कल्चर से हमें कल्चरल वैल्यूज मिलेगी, रिलीजन से हमें रिलीजियस वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, अब कल्चरल वैल्यूज कैसे मिलती है हमें, कल्चरल वैल्यूज मिलती है हमें लैंग्वेज से। ठीक है, लैंग्वेज से मिलेगी, कस्टम से मिलेगी, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, इन सब चीज़ों को जो हम फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों से हमें मिलती है, क्या मिलती है हमें, कल्चरल वैल्यूज़ मिलती है। ठीक है, तो कल्चर से हमें मिलती है कल्चर वैल्यूज, और कैसे मिलती है, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कस्टम एंड थ्रू द ट्रेडिशन दैट वी फॉलो। अब नेक्स्ट अगर रिलीजन का देखा जाए तो रिलीजन से हमें मिलती है रिलीजियस वैल्यूज। अब रिलीजियस वैल्यूज कैसे मिलती है, रिलीजियस वैल्यू का भी यही सेम चीज़ है कि हमें रिलीजियस टेक्स्ट जो हो गई, ठीक है, जो हमारी बुक्स हो गई, जो रिलीजियस बुक्स हो गई, उनसे मिलेगी, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई, रिलीजियस टीचिंग्स हो गई, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है, इन सब चीज़ों से हमें मिलती है रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो रिलीजियस वैल्यू है ये हमें क्या एक इथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये रिलीजियस वैल्यू, ये कल्चरल वैल्यू, दे प्रोवाइड अस अ इथिकल फ्रेमवर्क, हर इंडिविजुअल के लिए एक इथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं।
ठीक है। तो कल्चर से हमें मिलेगी कल्चर वैल्यूज़, कैसे मिलेगी, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशंस वगैरह इन सब चीज़ों से। रिलीजन से हमें मिलेंगी रिलीजियस वैल्यूज, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट से या प्रैक्टिस से या फिर जो टीचिंग्स वो लोग सिखाते हैं, वो सब चीज़ों से हमें मिलेंगी क्या, रिलीजियस वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से जो स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये क्या प्रमोट करती हैं, क्योंकि वो एजुकेशन ज़्यादातर कहाँ, एजुकेशन हम कहाँ से लेते हैं, हम स्कूल से लेते हैं, यूनिवर्सिटीज से लेते हैं। एंड दे प्रमोट, ये क्या कौन सी वैल्यू प्रमोट करती है, दे प्रमोट ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, दीज टाइप ऑफ वैल्यू दे आर प्रमोटेड बाई स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। अब एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें एजुकेशन में नोट करने वाला, वो ये है कि एजुकेशन एक्सपोजेज अस, ठीक है, एजुकेशन एक्सपोजेज अस टू डाइवर्स कल्चर, आइडियाज एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें मिलाती है एजुकेशन। हमें ये इंडिविजुअल को एक्सपोज करती है नए नए कल्चर्स के लिए, नए नए आइडियाज सीखने के लिए, नए नए पर्सपेक्टिव सीखने के लिए, ठीक है। और इस सब चीज़ों से क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि हम कुछ भी नई, कुछ पॉजिटिव वैल्यू सीख सकते हैं, कभी कभार कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी सीख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से कुछ न्यू वैल्यूज़ भी हम फॉर्म कर लेते हैं, जो कि हमें सोसाइटी या फैमिली वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो एजुकेशन से हम कभी कभार कुछ क्या होता है, कुछ हम नई वैल्यूज़ भी फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हम जब इंटरेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, हमें नई नई आइडियाज़ मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो क्या होगा, हमें कई बार क्या होता है, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पियर्स एंड फ्रेंड। देखो पियर्स एंड फ्रेंड का जो हम देखो इसके बारे में थोड़ी और डीपली पढ़ेंगे जब सोशलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। पर देखो पियर एंड फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस रहता है हमारे ऊपर, वो सबसे ज़्यादा कब रहता है, जब हम एडल्ट रहते हैं, मतलब एडोलेसेंस का जो पीरियड रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, एडोलेसेंस के पीरियड में जो पियर्स एंड फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे हार्मोनल, बहुत सारे क्या फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि जो इंडिविजुअल हैं, जो हम लोग हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, वो पीयर्स के साथ फिट होने के लिए या फिर उनके ग्रुप में एक्सेप्ट होने के लिए, जो ग्रुप, जो पीयर्स हैं हमारे, जो दोस्त हैं, वो जो वैल्यूज फॉलो करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट टू फिट इन टू दैट ग्रुप और टू गेट एक्सेप्टेड इन टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें, उस टाइप की वैल्यूज हम फॉलो कर लेते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस, जब एडोलेसेंस वाला पीरियड रहता है, तो उस टाइम हाउ दे डील विद देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो पियर्स एंड फ्रेंड्स का समझ में आया कि ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहता है एडोलेसेंस के पीरियड में, और उस टाइम इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे ऑफन अडॉप्ट वैल्यूज ऑफ देयर पियर्स जस्ट टू फिट इन एंड टू गेट एक्सेप्टेड इनटू द ग्रुप। अब उसमें क्या हो सकती है, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में देखा तो जो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है। अब किसी भी कंट्री का क्या, इंडिया का ही देख लो, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें उसकी कोर वैल्यूज हैं, जैसे कि जस्टिस हो गई, लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई। जो अगर तुम प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसमें क्या कहता है, उसमें वो इंडियन प्रियम्बल एम टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड these value influences the values of the citizen। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क हो गया, ये भी इट ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ वैल्यूज। हमने पढ़ा फैमिली, सोसाइटी, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, कल्चर एंड रिलीजन हो गया, एजुकेशन, पीयर एंड फ्रेंड्स हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क हो गया। अब फैमिली, एजुकेशन और पीयर्स एंड फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी और डीपली पढ़ेंगे जब हम सोशलाइजेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब एक चीज और हमें पढ़ना, देखो ये क्लासिफिकेशन वगैरह तो पहले कवर कर चुके हैं। अब हमें जो कवर करना वो करना है कि एक चीज जो देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। अब देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन सब चीजों में कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। अब देखो वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज दे आर द लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और एथिक्स क्या होती है, दे आर द प्रिस्क्रिप्टिव रूल अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। बट एक चीज होती है कि वैल्यूज जो रहती हैं ये क्या रहती है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से रहती हैं, और ये जो रहती है ये सोसाइटल पर्सपेक्टिव से रहती हैं, एथिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सनल होती हैं। वैल्यूज जो होती हैं सब्जेक्टिव पर, क्योंकि अब इंडिविजुअल की चॉइस है तो वो क्या होगी, सब्जेक्टिव होगी। ये क्या होगी, कलेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कह लो एथिक्स को। ये पर्सन डिपेंडेंट है, क्योंकि हम देखो वैल्यूज वाले को जो हमें देखना, वो देखना हमें एक पर्सन के हिसाब से देखना है कि वो पर्सन वो फॉलो करता है वो वैल्यूज होती हैं, और जो सोसाइटी फॉलो करती है वो होती है एथिक्स। तो हमें पर्सन के हिसाब से देखनी है। देखो पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव भी होगी, पर्सन डिपेंडेंट भी होगी, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। अब फ्लेक्सिबल भी होगी, क्योंकि एक इंसान है, वो क्या पता उसको कब कैसा लगेगा, तो वो अपनी वैल्यूज चेंज कर ले। जो पेरिफेरल वैल्यूज होती हैं वो चेंज भी हो सकती हैं।
और जब के एक इंसान के बारे में, तो वो जो वैल्यूज हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बन सकती हैं, तो ये हो जाएंगी वैल्यूज। अब देखो ये जब सब्जेक्टिव होंगी, क्योंकि एक इंसान के बारे में, ये सोसाइटी के बारे में, तो ये कलेक्टिव है ऑब्जेक्टिव होंगी। ये पर्सन डिपेंडेंट होंगी तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होंगी। अब ये तो इंसान के हिसाब से तो ये फ्लेक्सिबल है, ये दे आर मोर रिजिड, और दे आर शेप्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फिलोसफिकल थ्योरीज हो गई, जैसे डियोंटोलॉजिकल थ्योरी हो गई, टेलीलॉजिकल थ्योरीज हो गई, कंसिक्वेंशलिज्म हो गया, वर्च्यू एंड एथिक्स हो गई। सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फिलोसफिकल थ्योरीज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा वैल्यूज वाला टॉपिक। अब वैल्यू को देखो, जो उसमें देखो वैल्यू की अगर डेफिनेशन अच्छे से देखो, डेफिनेशन जो सबसे सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि वैल्यूज दे आर द लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर तुम्हें डेफिनेशन वो वाली अच्छी नहीं लग रही तो तुम ये वाली जब डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, जैसे ये वैल्यूज दे आर फंडामेंटल बिलीव्स और प्रिंसिपल दैट गाइड और मोटिवेट पीपल्स एटीट्यूड एंड एक्शन रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस टाइप की ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वैल्यूज वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन वाला टॉपिक। अब देखो सोशलाइजेशन के को स्टार्ट करते हैं, तो सोशलाइजेशन होता क्या है सबसे पहले तो ये समझो। अब देखो सोशलाइजेशन होता है, सोशल हो गया, ठीक है, सोशलाइजेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हो गया सोशल, जो मेन वर्ड है उसमें वो क्या है, सोशल। अब सोशल मतलब सोसाइटी, ठीक है, तो सोसाइटी में जो तुम्हारा एक्सेप्टेंस है वो कहलाता है सोशलाइजेशन। अब जैसे कोई एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब ऐसा कंसिडर करो कि एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं पता सोसाइटी के बारे में, तो उसको जो सोसाइटी के बारे में सिखाना पड़ेगा, उसको सोसाइटी के अंदर लाना पड़ेगा, सोसाइटी में लाना पड़ेगा, तो उसको सोसाइटी के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन। अब ये सब चीजें, ये सब काम करता कौन है, ये काम करते हैं सोशलाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, सोशलाइजेशन वाला जो काम रहता है, छोटे बच्चे को तौर तरीके सिखाना, कल्चर ट्रेडिशन सिखाना, ये सब काम कौन करेगा, ये सब काम करेंगे सोशलाइजेशन एजेंट्स। अब सोशलाइजेशन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, सोशलाइजेशन एजेंट में हम पढ़ेंगे किसके, देखो फोर मेजर सोशलाइजेशन एजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अवर फैमिली, ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। अब देखो फैमिली वाले जो फैमिली सोशलाइजेशन एजेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी रिसेंटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक आध बार इससे क्वेश्चन पूछ सका, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिली वाले टॉपिक से ही उसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सोशलाइजेशन में फैमिली वाला टॉपिक इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सोशलाइजेशन एजेंट होता है वो होती है एजुकेशन, नेक्स्ट इज अवर रिलीजन, एंड एट द एंड फोर्थ मेजर सोशलाइजिंग एजेंट इज अवर पीयर ग्रुप। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इन सब ये सोशलाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ने से पहले ये देखो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देख लो। तो सोशलाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड इज इंडक्टेड इन दी सोसाइटीज कल्चर। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से जो चाइल्ड है वो सोसाइटी के कल्चर के अंदर आता है, जिस टाइप से उसे उस कल्चर के तौर तरीके वगैरह सिखाए जाते हैं, उसे कल्चर के अंदर लाया जाता है, दिस इज नोन एज सोशलाइजेशन। ठीक है, इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इट इज द कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उसने तुम्हारे पेरेंट को कल्चर सिखाया, कल्चर वैल्यू सिखाई, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कल्चर वैल्यू सिखाई। जब यही चीज़ होगी जब तुम बड़े होगे, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम अपने बच्चों को कल्चर वैल्यू सिखाओगे। तो दिस इज व्हाट सोशलाइजेशन इज मीन्ड। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किस चीज़ का, इज द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस इन फैमिलीज। ठीक है, तो फैमिली जो सोशलाइजिंग एजेंट होती है, फैमिली इज वन ऑफ द सोशलाइजिंग एजेंट, तो वो इसी टाइप से वर्क करती है। ठीक है, अब हम सोशलाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच सोशलाइजेशन इज डन। अब देखो इसके 4 मेथड्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। अब देखो अगर साइकोलॉजी वगैरह तुमने पढ़ी है तो साइकोलॉजी वगैरह में ये सब चीज़ें आती हैं कि कैसे बच्चे को किसी चीज़ को कुछ सिखाना है, कोई बिहेवियर ऐड करवाना है, कोई बिहेवियर, कोई अनवांटेड बिहेवियर है उसे हटाना है, तो ये सब चीज़ें, ये मेथड्स वही सेम मेथड्स हैं। अब देखो फर्स्ट वाला मेथड होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग से मतलब है कि ऑब्जर्व करके सीखना। अब जैसे तुम हो, ठीक है, एक बच्चा है, वो देख रहा है कि उसके पेरेंट किस टाइप से काम कर रहे हैं, किस टाइप से वो उसे ट्रीट कर रहे हैं, किस टाइप से वो एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ सीखते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि देख देख कर सीखना। अब जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो जो चीज़ उनके घर में होती है वो सब चीज़ें सीखते हैं। जैसे मानो उनके पेरेंट्स हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें वो उनके बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, अगर वो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करते हैं उनके बच्चे वो चीज़ सीख जाएंगे। तो जो चीज़ भी वो देखेंगे, अब देखो लर्निंग, देखो सोशलाइजेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल छोटे बच्चे जो हैं वही बस कैसे आ जाएंगे कल्चर में, क्या कैसे 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 वो लोग कल्चर की वैल्यू सीख लेंगे।
जो सोशलाइजेशन होती है, एक चीज याद रख लो कि सोशलाइजेशन इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तुम अभी भी यू आर स्टिल गेटिंग सोशलाइज्ड, तुम अभी भी सोशल वैल्यूज को सीख रहे हो, तुम अभी भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंडर में हो, ठीक है, बिकॉज सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब ऑब्जर्वेशन लर्निंग केवल पेरेंट्स बस की नहीं है कि हर एक चीज की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी, ठीक है, हर एक स्टेज में। अब तुम मानो मूवीज देख रहे हो, मूवीज देख के अगर तुमको मूवीज में कुछ चीज सिखाई जा रही है तो मूवीज देख के तुम सीख रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तुम देख के सीखना। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज नथिंग बट देख कर सीखना, और यू ऑब्जर्व एंड यू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज अवर कंडीशनिंग। देखो कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का यूज करके किसी चीज को कुछ चीज सिखाना। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे कि तुमने अगर मानो कुछ चीज, तुम अनवांटेड चीज कर रहे हो, कुछ गलत चीज कर रहे हो, तो क्या तुम्हें पनिशमेंट मिलती थी। अगर तुम सही चीज कर रहे हो तो क्या मिलता था, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलते थे। तो छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को कुछ अच्छा काम करने पर क्या करते हैं, रिवॉर्ड दे देते हैं, टॉफी वगैरह दे दी, खिलौना वगैरह लगा दिए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग, कि तुम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का यूज कर रहे हो किसी चीज को सिखाने के लिए या फिर किसी चीज को हटाने के लिए, ठीक है। कोई अनवांटेड बिहेवियर है, तुम्हें उसे कम करना है, तुम्हें उसे खत्म करना है, तो तुम क्या करोगे, कंडीशनिंग का यूज करोगे। तुम उसके लिए वो जब भी वो बिहेवियर बच्चा परफॉर्म करेगा तुम उसे क्या करोगे, पनिश करोगे, या फिर उसको, पनिशमेंट मतलब मारना नहीं होता, और टाइप की भी पनिशमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडीशनिंग। नेक्स्ट इज रोल प्ले। अब देखो रोल प्ले एंड ट्रायल एंड एरर अगर देखे जाए तो ये इंडिविजुअल खुद करता है, ठीक है। रोल प्ले से मतलब है कि तुम अपने आप को कुछ अलग तरह के रोल में देखो, ठीक है, या कुछ अलग रोल प्ले करो। अब जैसे तुम हो, ठीक है, एक एक मैन है, ठीक है, वो वुमेन का रोल प्ले कर रहा है। अब वुमेन का रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, वो उसे पता चलेगा कि वुमेन को कौन कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं सोसाइटी में। अब जब वो ये सब चीजें एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो इन सब चीजों को सीख जाएगा, वो इन सब चीजों को सीख जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोल प्ले कि तुम, अब जैसे ये सब रोल प्ले वगैरह काम आते हैं जब कैसे सोसाइटी है, सोसाइटी नहीं, जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जैसे बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस है कि तुम एक जूनियर मैनेजर हो, तुम्हें मैनेजर बनना है, तो क्या करा जाएगा कि तुम्हारा जो जूनियर मैनेजर है तुम्हें मैनेजर का रोल प्ले करने को दिया जाएगा, या फिर जो मैनेजर है उसे एम्प्लॉय का रोल प्ले करने को दिया जाएगा, कोई और एम्प्लॉय का। तो वो उस रोल को प्ले करेगा, तब वो सीखेगा कि वो उस टाइप की सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है, या फिर किस टाइप का एक्सपीरियंस उसे मिलता है। दिस इज नोन एज रोल प्ले। था जो फोर्थ मेथड, अब देखा जाए तो फोर्थ मेथड हमारा होता है ट्रायल एंड एरर, कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें वो गलत लगा, तुम्हें एरर, वहां पे गलती की, तुम उससे सीखे, फिर तुमने दूसरी चीज की, उसमें तुम्हें कुछ गलती हुई, तुम उससे सीखे, फिर तीसरी बार में तुमने उसे सही कर दिया, फिर बाद में कुछ और गलती हुई, तुम उससे फिर सीखे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 मेथड। फर्स्ट मेथड ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तुम देख के सीख रहे हो। सेकंड हो गया कंडीशनिंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड का यूज करके। थर्ड हो गया रोल प्ले, तुम खुद कुछ और परफॉर्म कर रहे हो, किसी और चीज के कुछ रोल परफॉर्म कर रहे हो, उससे सीख रहे हो। एंड ट्रायल एंड एरर, कि तुम कर करके सीख रहे हो, कि करके गलती की उससे सीखे, फिर करा, फिर कुछ गलती की उससे सीखे। तो दीज आर द 4 मेजर मेथड जिससे सोशलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके सोशलाइजिंग एजेंट्स के बारे में समझते हैं। अब देखो फैमिली वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी, क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें ये स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग वगैरह के भी बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ फादर, व्हाट इज द रोल ऑफ मदर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम फैमिली वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए हम व्हाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे। एज अ सोशलाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो फैमिली जो होती है इट इज द मोस्ट प्राइमरी एज वेल एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशलाइजिंग एजेंट दैट आर देयर, ठीक है। अब देखो जो फैमिली एज अ सोशलाइजिंग एजेंट के बारे में एक चीज समझ लो कि जो फैमिली होती है इट इज अ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और दूसरी चीज ये कि जो फैमिली होती है ये कौन कौन से मेथड यूज करती है सोशलाइजेशन के लिए, बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करती है। देखो जो फर्स्ट मेथड यूज करती है वो होती है कंडीशनिंग, और दूसरी जो होती है वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देख देख कर सीखता है, और कंडीशनिंग जो पेरेंट्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का प्रिंसिपल यूज करके जो चीज सिखाते हैं। तो दीज आर द टू मेथड थ्रू विच द चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू दैट आर टॉट बाय द फैमिली, ठीक है। अब देखो ये इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होती है, कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें, ये सब तुम्हें पीपीटी में मिल जाएगी, तुम उसको देख के समझ लोगे। और जैसे इसमें और चीज होती है कि जो तुम्हें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज अटेन्ड बाय द चिल्ड्रन इन जॉइंट फैमिली एंड इन द न्यूक्लियर फैमिली। तो देखो ये सब पूरा एक चार्ट तुम्हें मिल जाएगा, उसमें पीपीटी में पूरा चार्ट मिल जाएगा जिसमें तुम्हें सब मिल जाएगा ये सब चीजें।
अब जो देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखो इसको फिर भी देख लेते हैं। देखो ज्वाइंट में क्या मिलता है, ज्वाइंट फैमिली में तो तुम्हें क्या मिलती है, कलेक्टिविज्म मिलती है। इसमें क्या मिलता है, इंडिविजुअलिज्म सीखते हो, इसमें कलेक्टिविज्म सीखते हो, तुम इसमें कोऑपरेशन सीखते हो, ठीक है, इसमें कंपटीशन सीखते हो, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तुम्हें इसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाया जाता है, तुम्हें इसमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सीखते हो। ये दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस। और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे तुम इसमें सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हो, सेल्फ सेंटर्डनेस की जो वैल्यूज होती है वो ज्यादा सीखते हो। इसमें ये सब चीजें नहीं रहती, इसमें रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन वगैरह सीखते हो। ये सब पूरा एक चार्ट तुम्हें पूरा उसमें पीपीटी में मिल जाएगा। हम लोग लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें इससे समझना है, बाकी चीजें तो ऐसे नॉर्मल पीपीटी पढ़ के समझ जाओगे, पर जो चीज समझना है वो ये है कि जो फैमिली होती है, इसमें जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है, पहली चीज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेरेंटिंग स्टाइल, या फिर स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग स्टाइल, अब देखो जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है तो पढ़ना क्या क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल, रोल ऑफ फादर, रोल ऑफ मदर, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन फैमिली एज अ सोशलाइजिंग एजेंट में। पेरेंटिंग स्टाइल में देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। फर्स्ट इज योर ऑथोरिटेटिव, फर्स्ट इज योर ऑथोरिटेटिव, नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेटिक, ठीक है, और जो तुम्हारी थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल होती है वो होती है परमिसिव, ठीक है, परमिसिव। अब इसको अगर देखा जाए तो ये दी अथॉरिटेटिव एज वेल एज द पैसिव परमिसिव, दे आर द एक्सट्रीम्स ऑफ अ कंटिन्यूम, ठीक है। जो अथॉरिटेटिव होती है इसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, परमिसिव रहती है इसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शन रहता है, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन, जीरो रिस्ट्रिक्शन रहता है। और जो डेमोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक इज इट कम्स बिटवीन अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक में क्या होता है, ये कहीं यहाँ पे बीच में आएगी। इसमें क्या होता है, इसमें रेशनल मेथड्स का यूज किया जाता है, रेशनल थिंकिंग, चाइल्ड के जो फीडबैक्स हैं वो सबको कंसिडर किया जाता है। इसमें रेशनल इशू बेस्ड मैनर से पेरेंट्स डील करते हैं चिल्ड्रन के साथ, इसमें ओपननेस होती है चिल्ड्रन की, इसमें इक्वालिटी होती है, चिल्ड्रन के फीडबैक पर ध्यान दिया जाता है। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से बच्चों को, अपने वैल्यू सिस्टम बच्चों पर थोपना चाहते हैं। और परमिसिव में क्या होता है, उसमें जीरो कंट्रोल रहता है, जो चिल्ड्रन को करना है वो करना है, पेरेंट्स को उससे कुछ मतलब नहीं रहता, ठीक है। डेमोक्रेटिक इट कम्स बिटवीन दीज टू। अब हमें जो इंपॉर्टेंट इसमें देखना है वो देखना है कि व्हाट आर द वैल्यूज दैट अ चाइल्ड गेट्स इन द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, एंड व्हाट आर द वैल्यूज इन द डेमोक्रेटिक एंड व्हाट आर द वैल्यूज दैट अ चाइल्ड गेट इन परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। इन सबकी केवल हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कौन कौन सी वैल्यूज चिल्ड्रन अटेन करते हैं। अब देखो अथॉरिटेटिव वाले में देखा जाए तो अथॉरिटेटिव में मिलता है फर्स्ट लैक ऑफ कोऑपरेशन, ये सब नोट करते जाओ, ठीक है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, सेकंड कंपैशन, थर्ड, जब अथॉरिटेटिव स्टाइल है तो मोर अथॉरिटेरियन बिहेवियर रहता है, तो मोर अथॉरिटेटिव हो जाते हैं वो, मोर अथॉरिटेटिव। सेल्फ सेंट्रिक भी लिख सकते हो, ठीक है, मोर सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, मोर सेल्फ सेंट्रिक, ठीक है, एटसेट्रा। तो दीज आर द वैल्यू दैट अ चाइल्ड अटेन इन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। डेमोक्रेटिक वाले में क्या, डेमोक्रेटिक में सब अच्छा अच्छा चीज ही, अच्छी अच्छी वैल्यूज ही चिल्ड्रन को मिलती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी हो गई, टॉलरेंस हो गई, सब नोट करते जाओ, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, एम्पैथी, कोऑपरेशन, इम्पार्शियलिटी, ये सब चीजें किस में आती हैं, डेमोक्रेटिक वाले में मिलेंगी। अब परमिसिव वाले में क्या मिलती है, परमिसिव वाले में जो मिलती है वैल्यूज वो है तुम्हारी अवॉइडेंस हो गया, ठीक है, अवॉइडेंस हो गया। दूसरी एम्पैथी अटेन नहीं हो पाती, एपैथी मिलती है, ठीक है। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक वाले में बता दिया क्या क्या मिलती है, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, टॉलरेंस हो गया, कंपैशन हो गया, एम्पैथी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, ये सब चीजें आएंगी डेमोक्रेटिक में। तो हमने क्या देखा पेरेंटिंग स्टाइल में, क्या कि थ्री टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, परमिसिव। अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव दे आर द एक्सट्रीम्स ऑफ अ कंटिन्यूम, जहां पर डेमोक्रेटिक इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है। अथॉरिटेटिव में होता है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, परमिसिव में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, डेमोक्रेटिक में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें फीडबैक वगैरह को ध्यान में देना, रेशनल इशू बेस्ड मैनर में पेरेंटिंग करना, ये सब चीजें आती है डेमोक्रेटिक स्टाइल में। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, लैक ऑफ कोऑपरेशन हो गया, कंपैशन हो गया,
मोर अथॉरिटेटिव, सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर हो गया, अवॉइड, इसमें परमिसिव में अवॉइडेंस, एपैथी, एंटी सोशल एलिमेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन, दीज आर द सम ऑफ द वैल्यूज दैट चिल्ड्रन अटेन इन डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया, इसके बारे में एक बार और समझ लेना। ठीक है, इन सबके नोट्स बना लो, इसका रिवीजन करना, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझते हैं रोल ऑफ फादर एंड रोल ऑफ मदर समझते हैं। ठीक है, अब देखो रोल ऑफ, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मदर है उतना ही इंपॉर्टेंट फादर का भी रोल है। ठीक है, सोशलाइजेशन में। अब फादर से बच्चे क्या सीखते हैं? अब देखो फादर से बॉयज अलग सीखेंगे, ठीक है, और गर्ल्स अलग सीखेंगे। और मदर वाले में हमें पढ़ना है कि जब मदर चाइल्ड की जो रिलेशनशिप होती है, वो अगर सिक्योर रिलेशनशिप है तो किस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, अगर इनसिक्योर रिलेशनशिप है तो किस टाइप की वैल्यूज चिल्ड्रन को मिलेंगी। तो देखो पहले फादर का देखते हैं। अब देखो फादर में बॉयज क्या सीखते हैं फादर से और गर्ल्स क्या सीखती हैं फादर से, ये दोनों चीज अलग अलग हैं, इसको दोनों चीज को सीखेंगे। अब देखो फादर से कैसे सीखते हैं, वही सब चीजें, कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इन सब चीजों से सीखते हैं। अब बॉयज क्या सीखते हैं? बॉयज सीखते हैं दे एक्वायर जेंडर अप्रोप्रिएट वैल्यूज। बॉयज क्या सीखते हैं? लिख लो इसको, जेंडर एप्रोप्रिएट वैल्यूज, ये चीज सीखते हैं बॉयज। बॉयज फादर से सीखते हैं जेंडर एप्रोप्रिएट वैल्यूज। और गर्ल्स क्या सीखते हैं? गर्ल्स दे लर्न टू मेक हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे लर्न टू मेक हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट, ये चीज सीखते हैं गर्ल्स। ठीक है, तो फादर से हो गया, फादर से किस कौन कौन से मेथड से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और कंडीशनिंग से सीखते हैं। बॉयज क्या सीखते हैं? दे लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट वैल्यूज, गर्ल्स दे लर्न हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट। अब मदर चाइल्ड की रिलेशनशिप का देखते हैं। तो मदर चाइल्ड की रिलेशनशिप जब सिक्योर होगी तब किस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, जब इनसिक्योर होगी तब किस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी। अब देखो सिक्योर इनसिक्योर कैसे पता चलेगा, कब कब कौन सी रिलेशनशिप सिक्योर है, कब कौन सी रिलेशनशिप इनसिक्योर है। तो देखो जब सिक्योर रिलेशनशिप होती है, सिक्योर रिलेशनशिप वो होती है जहां पर जो मदरिंग नेचर है वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, कंसिस्टेंट हो। इनसिक्योर कब होगी? जब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर जब रिलेशनशिप वार्म होगी, ठीक है, वार्म होगी, वार्म होगी, बिल्ट ऑन ट्रस्ट, इस टाइप की होगी, तब सिक्योर रिलेशनशिप होगी। और इसमें क्या होगी? अनरीजनेबल डिमांड्स वगैरह होंगी। अनरीजनेबल डिमांड्स वगैरह जब होती हैं तो क्या होती है? इनसिक्योर रिलेशनशिप होती है। सिक्योर रिलेशनशिप में क्या होती है? रीजनेबल डिमांड्स होती हैं। ठीक है, और इसमें कोई अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं रखी जाती हैं। और इसके बाद एक रेशनल रोल मॉडल की तरह जो मदर है वो अच्छे से चाइल्ड के साथ रहती है, रोल मॉडल की तरह काम करती है, रोल मॉडल की तरह बिहेव करती है। तो उस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है वो होती है सिक्योर रिलेशनशिप। मदर चाइल्ड की जो रिलेशनशिप होती है वो सिक्योर होती है, और जब ये सब चीजें होती है तो वो इनसिक्योर रिलेशनशिप कहलाती है। अब सिक्योर रिलेशनशिप में देखो कौन कौन सी वैल्यूज इनकलकेट होंगी। इसमें वैल्यूज इनकलकेट होंगी, इसको नोट करते जाना। चाइल्ड जो होगा वो बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा, करेजियस होगा, और सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एफिकेसी वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा, करेजियस होगा, एज वेल एज सेल्फ एफिकेसी उसकी ज्यादा होगी। और मदर और चाइल्ड की जब रिलेशनशिप जो है इनसिक्योर होगी, मदर चाइल्ड का जो अटैचमेंट है वो इनसिक्योर होगा, तो उस टाइम कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? सब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी कि एपैथी, एपैथी हो गई, इनडिफरेंस हो गया, और इसमें हम लिख सकते हैं लैक ऑफ करेज। इसमें करेजियस करेजियस चाइल्ड डेवलप होते हैं, करेजियस वैल्यूज इंकलकेट होती हैं। इसमें क्या होगा? लैक ऑफ करेज, उसका जस्ट अपोजिट। इसमें सेल्फ एफिकेसी आती है, इसमें लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी होगी, या फिर लो सेल्फ एफिकेसी आ जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ मदर एंड विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ फादर इन दी फैमिली एज अ सोशलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फैमिली वाले में हमने सब पढ़ लिया। फैमिली में पेरेंटिंग स्टाइल हो गई, रोल ऑफ फादर, रोल ऑफ मदर हो गया। फैमिली में ज्वाइंट वैल्यूज है, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली से कौन कौन सी वैल्यू चिल्ड्रन को मिलती हैं। और बाकी फिर हम इसके बाद के जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, उसको हम पीपीटी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम एजुकेशन के देखेंगे, एजुकेशन एज अ सोशलाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो कि एजुकेशन इट इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, जो फैमिली थी हमारी, फैमिली क्या थी? फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है हमारी इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, बट जो एजुकेशन होती है वो हमारी होती है फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अब एजुकेशन में अब देखो बच्चा जाएगा, स्कूल में सीखेगा, तो उसमें क्या होता है? इट एजुकेशन जो होती है इट एक्ट एज अ ब्रिज। एक इंपॉर्टेंट चीज याद करो कि जो एजुकेशन है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड द सोसाइटी। तुम्हारी फैमिली एक तरफ,
तुम्हारी सोसाइटी एक तरफ, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगी, जो ब्रिज बना के रखेगी, वो क्या होगी? तुम्हारी एजुकेशन। कि तुम्हारी फैमिली ने कुछ तो सिखाया पर वो सब चीज़ नहीं सिखा पाई, तुम्हारी सोसाइटी ने कुछ सिखाया पर वो सब चीज़ नहीं सिखा पाई, पर जो तुम्हारी जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, जो गैप्स हैं, वो एजुकेशन फिल करती है। देयरफॉर इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी। अब जब तुम एजुकेशन लेते हो, ठीक है, एजुकेशन अटेन करता है जब कोई बच्चा तो या फिर कोई इंडिविजुअल, तो वो इट हेल्प्स, एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोथ कॉग्निटिव स्किल्स, तुम्हारी जो न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें हो गई कॉग्निटिव स्किल्स, और एज वेल एज योर सोशल स्किल्स। ठीक है, सो दोनों चीज़ें वो डेवलप करने में मदद करती है। एजुकेशन हेल्प डेवलप बोथ द कॉग्निटिव स्किल एज वेल एज द सोशल स्किल्स। अब जब बच्चा है, ठीक है, स्कूल में है, एजुकेशन अटेन कर रहा है, या फिर कॉलेज में है, कोई कॉलेज में एजुकेशन अटेन कर रहा है, तो वहाँ पर वो वैल्यूज़ क्या क्या सीखता है, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, तो अब जैसे वैल्यूज़ का देखा जाए तो एजुकेशन से हमें वैल्यूज़ मिलती कौन कौन सी? एक तो हो गई इक्वालिटी, कंपटीशन, स्कूल में कंपटीशन वगैरह करवाए जाते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा। अब जैसे कोई बच्चा है वो कंप्लीटली कह सकते हैं कंप्लीटली एलियन इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है। जैसे शुरुआत में जैसे जो स्टार्टिंग होती है, जैसे बच्चे एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है, तो बच्चा क्या रहता है? फैमिली के साथ ज़्यादा फैमिलियर रहता है, फिर जैसे जैसे वो एजुकेशन लेने के लिए स्कूल वगैरह में जाता है, तो अनफैमिलियर इन्वायरमेंट में पहुंचता है, और उस अनफैमिलियर इन्वायरमेंट में उसे डील करना पड़ता है। ठीक है, उस टाइम वो सीखता है इस टाइप की वैल्यूज स्कूल में सिखाई जाती हैं, कंपटीशन वगैरह की वैल्यूज सिखाई जाती हैं कि हाउ यू विल यू कम्पीट इन द सोसाइटी। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में सिखाया जाता है, तुम जिसको जानते नहीं हो उससे दोस्ती करना सिखाया जाता है। ठीक है, तुम ये सब चीज़ें स्कूल से सीखते हो। ठीक है, स्कूल नहीं, इट इज़ अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन लेने के लिए कहाँ? एजुकेशन लेने के लिए तो स्कूल में जाओगे तुम। ठीक है, तो स्कूल को भी कंसिडर कर सकते हो, और बाकी ये जो है एजुकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन से जो हमें वैल्यूज़ मिलती है वो मिलती है, एक तो हमारी हो गई इक्वालिटी, कॉम्पिटिशन हो गया तुम्हारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया। ठीक है, अब स्कूल्स में क्या होता है, जब तुम एजुकेशन, जब बच्चे को इस स्कूल में एजुकेशन लेता है, तो उसमें स्कूल्स वाले आजकल क्या करवाते हैं? आजकल करवाते हैं वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनसे हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं? देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना इनफ नहीं है, तो देखो, जो सोशलाइजिंग एजेंट्स वाला क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आया, तो तुम्हें बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एजुकेशन है उससे हमें कैसे कैसे और क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, बस इतनी चीज़ ही जानना जरूरी है। यूपीएससी ये नहीं चाहता कि तुम इस सब चीज़ों में मास्टर बनो। ठीक है, यू जस्ट नीड टू हैव अ सम ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो एजुकेशन में तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए कि इट इज़ अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी, एंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एज वेल एज सोशल स्किल्स। और तुम वैल्यूज कौन कौन सी सीखते हो? वैल्यूज सीखते हो जैसे इक्वालिटी हो गई, कॉम्पिटिशन हो गया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया, इस टाइप की वैल्यूज तुम एजुकेशन से सीखते हो। अब जो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनसे तुम्हें कौन कौन सी वैल्यूज मिलती है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? ज़्यादातर टीम गेम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या तुम्हें टीम स्पिरिट, लीडरशिप, हाउ टू कोऑपरेट एंड हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो फोर मेजर वैल्यूज हैं, ये तुम उसी चीज से सीखते हो। कौन कौन सी हो गई? एक तो टीम स्पिरिट हो गई, लीडरशिप एबिलिटीज हो गई, कोऑपरेटिव एबिलिटीज हो गई, एज वेल एज how to take responsibilities. These are some of the important values that a children get from extracurricular activities in schools. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एजुकेशन एज अ सोशलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट के बारे में हमें पढ़ना है, वो है रिलीजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रिलीजन एज अ सोशलाइजिंग एजेंट। अब देखो, रिलीजन में रिलीजन एज वेल एज कल्चर दोनों कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है, तो रिलीजियस हमने क्या पढ़ा था कि रिलीजन से हमें क्या मिलती है? रिलीजियस वैल्यूज मिलती हैं, और कल्चर से हमें कल्चरल वैल्यूज मिलती हैं। रिलीजन के बारे में एक बात चीज समझ लो कि रिलीजन क्या है। रिलीजन इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिलीजन क्या है? इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब ये काम क्या करता है? ये इट यूनाइट्स पीपल इनटू अ सिंगल मोरल कम्युनिटी, दैट इज द वर्क ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो क्या है? इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, एंड इट यूनाइट पीपल इनटू अ वन सिंगल मोरल कम्युनिटी में बनाता है। ये होता है रिलीजन। ठीक है, अब रिलीजन कैसे ट्रांसमिट करता है? रिलीजन इज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ अवर कोर पर्सनल एज वेल एज दी बोथ पर्सनल वैल्यूज एज वेल एज दी सोसाइटल वैल्यूज। इट इज दी प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ अवर कोर वैल्यूज एज वेल एज सोसाइटल वैल्यूज का ये प्राइमरी ट्रांसमीटर है। अब ये ट्रांसमिट कैसे करता है? अब ये ट्रांसमिट क्या करेगा? देखो, रिलीजन ट्रांसमिट करता है हमारी रिलीजियस वैल्यूज एज वेल एज कल्चरल वैल्यूज। अब जो
जो रिलीजन है वो ट्रांसमिट करता है हमें कल्चरल वैल्यूज हो गई, कल्चरल नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज हो गई, बिलीव्स हो गई। अब ये कैसे ट्रांसमिट करता है? ट्रांसमिट दीज थिंग्स थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज दी प्रैक्टिस। अब जैसे हमने उसके सोर्सेस ऑफ रिलीजन के बारे में तब पढ़ा था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हो गई, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई, वही सब चीजें हैं जो इसमें हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इट शेप इन, देखो इंडिविजुअल के लिए काम कैसे करता है, कैसे उसको सोशलाइज करता है, बाय शेपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके जो इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या रोल है वो बताना, और क्या इंडिविजुअल का रिलेशनशिप होगी एक दूसरे के साथ, ये सब चीजें बताना। ये सब काम क्या करता है? रिलीजन काम करता है, ठीक है। इट सेव सोशल रोल एज वेल एज बोथ सोशल रोल एज वेल एज दी आइडेंटिटीज। तो रिलीजन क्या करता है? इट शेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, and the role of the individual in the society and their relationship with the other, as well as it shapes social role as well as identities, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देख लो कि जो इंडिविजुअल, जो रिलीजन का मेन काम हो, जो रिलीजन को हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? बिकॉज इट गिव्स इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस थ्राइव ऑन व्हाट ही बिलीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि ह्यूमन थ्राइव्स ऑन व्हाट ही बिलीव्स। और जो रिलीजन होता है हमारा, जो रिलीजन होता है, इट गिव्स इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। और देखो, एक रिलीजन के बारे में जब पढ़ने तो एक अच्छा सा कोट होता है रिलीजन का कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। ये वाले कोट जो है तुम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रिलीजन कैसे सोशलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है समझ में आया। जो रिलीजन होता है ये हमारा एक यूनिफाइड सिस्टम होता है बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस का, विच यूनाइट पीपल इनटू वन सिंगल मोरल कम्युनिटी। और इसको देखो, रिलीजन को एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरह समझना नहीं चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए एज अ एसेंशियल सोशलाइजिंग फोर्स के तरह। अब जो रिलीजन होता है, क्योंकि इसलिए इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन फोर्स की तरह समझना चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ अवर कोर पर्सनल एज वेल एज बोथ सोसाइटल वैल्यूज, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? इट ट्रांसमिट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज बिलीव थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। और ये इंडिविजुअल को सिखाता है, इट शेप्स इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट टीचेस इंडिविजुअल देयर रोल इन द सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप विद द अदर इन शेपिंग इज सोशल रोल एज वेल एज द आइडेंटिटी। तो ये सब चीजों के क्या रनिंग नोट्स लेते जाओ तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। एंड इट्स गिव इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब जो लास्ट सोशलाइजिंग एजेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है अवर पीयर ग्रुप। अब देखो, पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप हमारा जो फ्रेंड सर्कल हो गया, जो हमारे दोस्त लोग हैं, उस वही तो है पीयर ग्रुप। अब ये पीयर ग्रुप के बारे में जैसे बताया था कि ये जो पीयर ग्रुप होता है, इट इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। अब ये क्यों होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है? वो इसलिए क्योंकि एक चीज़ समझो कि इट इज़ द इंटरेक्शन अमॉन्ग द को इक्वल्स। अब जब इक्वल्स के बीच में इंटरेक्शन है तो जो आइडियाज़ जो होंगे, जो डिस्कस होंगे, जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इट इज़ द इंटरेक्शन अमॉन्ग द को इक्वल, तो जिनके पास जो नॉलेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देयरफॉर द आइडियाज ऑफ डिस्कशन विल बी वाइड एंड देयर आइडियाज आर मोर फ्लेक्सिबल एज वेल, ठीक है। और इट इज मोर इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये अभी बताया। एंड पीयर ग्रुप क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? दे इन्फ्लुएंस अवर लाइफ गोल्स, ठीक है, ऑक्यूपेशनल गोल्स, बिहेवियर हो गया। और ये पीयर ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एडोलेसेंस के पीरियड में क्या होते हैं, बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। ये एडोलेसेंस के जो पर्सन है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये एडोलेसेंस वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी पीरियड में क्या होता है कि इंडिविजुअल जस्ट टू फिट इनटू द ग्रुप, जो पीयर ग्रुप्स के ग्रुप में बस एक्सेप्ट होने के लिए, जस्ट टू फिट इनटू दैट ग्रुप, वो उस ग्रुप की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब वो वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इस टाइम पे जो फैमिली का रोल है वो थोड़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दी वी हैव स्टडीड इन दी पीयर ग्रुप, ठीक है। सो जो पीयर ग्रुप होते हैं वो हमारा वो इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, मेजर इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, वो लाइफ गोल इन्फ्लुएंस करते हैं, और ऑक्यूपेशनल गोल्स हो गए, और बिहेवियर, ये सब कौन करता है? ये सब पीयर ग्रुप्स करते हैं। देयरफॉर दे आल्सो एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट, जिसके बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। तो हमने देखो, इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वाला तो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे एटीट्यूड वाला टॉपिक। अब एटीट्यूड वाले में बहुत सारे चीज़ें आती है कि हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, हाउ एटीट्यूड्स आर चेंज, व्हाट इज सोशल परसुएशन हो गया, व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस हो गया। ये सब चीज़ें हम इसमें एटीट्यूड वाले में जब नेक्स्ट वाली क्लास में वो पढ़ेंगे। पर देखो, एक बार रिविजन कर लेते कि हमने इस वाले वीडियो में क्या पढ़ा है।
तो देखो स्टार्ट किया था हमने वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स हो गया, जैसे हो गई हमारी ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, करेज हो गया। फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ा कि कैसे दे आर द कोर एंड सेंट्रल वैल्यू, दे आर स्टेबल, दे आर सब्जेक्टिव, दे आर जनरली पॉजिटिव एंड इमोशनली अटैच, ठीक है, इमोशन से बहुत ज्यादा अटैच रहती हैं, एंड दे आर लर्न, ठीक है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वैल्यू, जैसे फैमिली, सोसाइटी हो गई, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गई, कल्चर, रिलीजन हो गया, पीयर्स एंड फ्रेंड्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल फ्रेमवर्क हो गया। फिर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था, वैल्यूज एंड एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि वैल्यू जो होती है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से होती है, एथिक्स जो होती है हमारी वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से होती है। फिर हमने सोशलाइजेशन पढ़ा कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कंडीशनिंग, रोल प्ले, ट्रायल एंड एरर हो गया। फिर हमने फैमिली हो गई, एजुकेशन, रिलीजन, इन सब सोशलाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एट द एंड हमने पीयर ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा। तो दिस वाज ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन, और इतना ही इनफ है तुम्हारे लिए अगर ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन टॉपिक तुम्हें कवर करना है, ठीक है। ये पीपीटी तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम के चैनल की लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी, या फिर नहीं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सब में मिल जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एटीट्यूड का। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाला वीडियो भी कुछ दिनों में चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू द कंटेंट दैट आई विल बी पोस्टिंग ऑन द यूपीएससी कैनवास चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू।